स्टूडेंट, आज हम पढ़ रहे हैं कक्षा 7 विषय विज्ञान अध्याय 4 ऊष्मा। इसके पिछले भागों में हमने देखा डॉक्टरी थर्मामीटर के बारे में, प्रयोगशाला थर्मामीटर के बारे में, उनका उपयोग और उनकी रचना। अब हम देखेंगे कि ऊष्मा का स्थानांतरण किस प्रकार से होता है, अर्थात ऊष्मा एक स्थान से दूसरे स्थान पर किस प्रकार से पहुंचती है। संभवतः आपने देखा होगा कि जब किसी बर्तन को ज्वाला पर रखते हैं तो वह तप्त या गर्म हो जाता है। इसका कारण है कि ऊष्मा ज्वाला से बर्तन की ओर चली जाती है। जब बर्तन को ज्वाला से हटा लेते हैं तो यह धीरे धीरे ठंडा हो जाता है। यह ठंडा क्यों हो जाता है? ऊष्मा बर्तन से परिवेश की ओर स्थानांतरित हो जाती है। इस प्रकार आप समझ सकते हैं कि दोनों स्थितियों में ऊष्मा गर्म वस्तु से ठंडू वस्तु की ओर प्रवाहित होती है। वास्तव में ऊष्मा सदैव गर्म वस्तु से अपेक्षाकृत ठंडी वस्तु की ओर प्रवाहित होती है, अर्थात गर्म से ठंडे की ओर। पहली जानना चाहती है कि क्या इसका वह अर्थ है कि यदि दो वस्तुओं का ताप समान हो तो ऊष्मा स्थानांतरित नहीं होगी। ऊष्मा किस प्रकार स्थानांतरित होती है, आइए इसकी खोज करें। अब हम ये क्रियाकलाप देखेंगे। एल्यूमिनियम या लोहे जैसी किसी धातु की एक छड़ अथवा चपटी पट्टी लीजिए। छड़ पर मोम के छोटे छोटे टुकड़े चिपकाइए। ये टुकड़े लगभग समान दूरियों पर होने चाहिए। छड़ के एक सिरे को एक प्रयोगशाला स्टैंड पर कसिए। यदि आपको स्टैंड न मिले तो आप छड़ के एक सिरे को ईंटों के बीच में दबाकर रख सकते हैं। अब छड़ के दूसरे सिरे को गर्म कीजिए। ये आप चित्र में देख रहे हैं कि ये जो छड़ है इसको इस ईंटों के बीच में दबा दिया है और यहाँ मोमबत्ती से इसको गर्म कर रहे हैं और ये यहाँ छोटे छोटे से ये मोम के टुकड़े चिपका दिए गए हैं। मोम के टुकड़ों का क्या होता है? क्या ये टुकड़े गिरना आरंभ कर देते हैं? कौन सा टुकड़ा सबसे पहले गिरता है? अर्थात यहाँ पर मोमबत्ती की जब ये लो लगेगी तो ये सिरा गर्म होना शुरू करेगी और धीरे धीरे ऊष्मा इस ओर आगे बढ़ेगी। क्या आप सोचते हैं कि ऊष्मा ज्वाला के सबसे निकट के सिरे से दूसरे सिरे की ओर स्थानांतरित होती है? वह उपक्रम जिसमें ऊष्मा किसी वस्तु के गर्म सिरे से ठंडे सिरे की ओर स्थानांतरित होती है चालन कहलाता है। अर्थात जहाँ से मोमबत्ती की ज्वाला उस सिरे को लग रही है वहाँ से ऊष्मा जाएगी तो वो आगे बढ़ती जाएगी ठंडे सिरे की ओर, गर्म सिरे से ठंडे सिरे की ओर। ठोसों में ऊष्मा प्रायः चालन के प्रक्रम द्वारा स्थानांतरित होती है, तो इस क्रिया को क्या कहते हैं? चालन कहते हैं। क्या सभी पदार्थों में ऊष्मा का चालन आसानी से हो जाता है? आपने अवश्य देखा होगा कि खाना पकाने के लिए उपयोग किए जाने वाले धातु के बर्तन में प्लास्टिक या लकड़ी की हत्ती लगी होती है। क्या आप किसी तप्त बर्तन को हत्ती से पकड़कर बिना हाथ जलाए उठा सकते हैं? आपने देखा होगा कि घर में जो चाय की तपेली होती है या कुकर का हत्ता होता है उसमें प्लास्टिक या लकड़ी का हत्ता लगा होता है। तवा होता है रोटी बनाने का, उसमें लकड़ी का हत्ता लगा होता है, तो उसको हम पकड़ सकते हैं। यदि तवा गर्म है तो भी हम उसको पकड़ सकते हैं क्योंकि लकड़ी में ऊष्मा का स्थानांतरण नहीं होता, वो ऊष्मा की कुचालक है। प्लास्टिक ऊष्मा का कुचालक है, इसलिए जो हैंडल होते हैं वो प्लास्टिक या लकड़ी के बने होते हैं। अब क्रियाकलाप हम 4.7 देखेंगे। किसी छोटे बर्तन या बीकर में गर्म पानी लीजिए। कुछ वस्तुएं जैसे इस्पात, स्टील की चम्मच, प्लास्टिक का स्केल, पेंसिल या डिवाइडर एकत्र कीजिए। इन सभी वस्तुओं के एक सिरे को गर्म पानी में डुबोइए। कुछ देर प्रतीक्षा करने के पश्चात दूसरे सिरे को छूकर देखिए। अपने प्रेक्षणों को सारिणी में लिखिए। अब उन सब वस्तुओं में ऊष्मा का स्थानांतरण कैसे हुआ? जो पदार्थ अपने में से होकर ऊष्मा को आसानी से जाने देते हैं ऊष्मा के चालक कहलाते हैं। अर्थात जिसमें ऊष्मा एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचती है वे ऊष्मा के चालक पदार्थ होते हैं। इनके उदाहरण हैं एल्यूमिनियम, आयरन या लोहा तथा कॉपर या तांबा। जो पदार्थ अपने में से ऊष्मा को आसानी से नहीं जाने देते वे ऊष्मा के
कुचालक होते हैं। तो हमने जो उसमें बीकर में गर्म पानी में जो पदार्थ रखे थे, अब ये लकड़ी की पेंसिल है, प्लास्टिक की स्केल है, चम्मच धातु की बनी हुई है, डिवाइडर धातु का बना है। तो कौन सी वस्तु गर्म हो गई और कौन सी वस्तु गर्म नहीं हुई? जो कुचालक होगी वो गर्म नहीं होगी और जो चालक होगी वो गर्म हो जाएगी। जैसे प्लास्टिक तथा लकड़ी कुचालकों को ऊष्मारोधी भी कहते हैं, अर्थात ये स्केल और पेंसिल गर्म नहीं होगी। जल तथा वायु ऊष्मा के कुचालक हैं। तब इन पदार्थों में ऊष्मा का स्थानांतरण कैसे होता है, आइए पता लगाएं। अब अगला क्रियाकलाप हम देखेंगे। गोल पेंदे का फ्लास्क लीजिए। यदि फ्लास्क उपलब्ध न हो तो बीकर लिया जा सकता है। इसे जल से 2/3 भरिए। इसको किसी तिपाही पर रखिए अथवा फ्लास्क को रखने का कोई ऐसा प्रबंध कीजिए जिससे कि आप इसके नीचे एक मोमबत्ती रखकर इसे गर्म कर सकें। फ्लास्क में जल के स्थिर होने की प्रतीक्षा कीजिए। एक स्ट्रा की सहायता से फ्लास्क के पेंदे पर पोटेशियम परमैंगनेट का एक क्रिस्टल धीरे से रखिए। अब क्रिस्टल के ठीक नीचे मोमबत्ती जलाकर जल को गर्म कीजिए। अपने प्रेक्षणों को नोटबुक में लिखिए तथा जो कुछ आप देख रहे हैं उसका चित्र भी बनाइए। ये चित्र 4.9 में हम देखेंगे। जब जल को गर्म करते हैं तो ज्वाला के पास का जल गर्म हो जाता है। गर्म जल ऊपर उठता है। इस गर्म जल के आसपास का ठंडा जल उस स्थान को लेने के लिए आ जाता है। फिर यह जल भी गर्म होकर ऊपर उठता है तथा आसपास के जल फिर इसके स्थान पर आ जाता है। यह प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक कि सारा जल गर्म न हो जाए। ऊष्मा स्थानांतरण की इस विधि को संवहन विधि कहते हैं। अब ये आप चित्र में देख रहे हैं कि ये बीकर गर्म हो रहा है, इसमें जल भरा हुआ है और ये जो बैंगनी रंग के इसमें आपको रेशे दिख रहे हैं, ये पोटेशियम परमैंगनेट के कण इसमें डाल दिए थे। जब ये गर्म होता है तो जो इस स्थान का जल है वो गर्म हुआ तो वो ऊपर उठता जाएगा और साइड का जल नीचे आता जाएगा। ये साइड का जल नीचे आएगा और यहाँ से गर्म होकर ऊपर उठता जाएगा जब तक कि ये पूरा जल गर्म न हो जाए, तब तक ये विधि चलती रहती है। तो इस विधि को क्या कहते हैं? संवहन विधि। वायु में ऊष्मा का स्थानांतरण किस प्रकार होता है? धुआं किस दिशा में जाता है? ऊष्मा स्रोत के पास की वायु गर्म होकर ऊपर उठती है। इस प्रकार यह वायु भी गर्म हो जाती है और यह प्रक्रिया चलती रहती है। क्रियाकलाप 4.9 द्वारा आप इस विचार की पुष्टि कर सकते हैं, अर्थात वायु में ऊष्मा का स्थानांतरण हम इस क्रियाकलाप में देखेंगे। क्रियाकलाप 4.9। एक मोमबत्ती जलाइए। अपने एक हाथ को ज्वाला के ऊपर तथा दूसरे हाथ को ज्वाला के पार्श्व में रखिए। क्या आपके दोनों हाथ में समान गर्मी है? ये देखिए आप चित्र में कि ये मोमबत्ती जलाई, एक हाथ को ऊपर रखा और एक हाथ को साइड में रखा। यदि नहीं तो कौन सा हाथ अधिक गर्म अनुभव करता है, ऐसा क्यों? अब हमारा ये वाला हाथ ज़्यादा गर्म अनुभव करेगा और ये कम। सावधान, अपने हाथों को ज्वाला से सुरक्षित दूरी पर रखिए जिससे कि वे जले नहीं। ध्यान दीजिए, ऊपर की ओर वायु संवहन द्वारा गर्म होती है, इसलिए ज्वाला में ऊपर का हाथ गर्मी अनुभव करता है। तथापि पार्श्व की वायु संवहन द्वारा गर्म नहीं हो पाती है, इसलिए वह वायु की लौ के ऊपर की वायु जैसी गर्म नहीं लगती। अर्थात जो ये ऊपर वाला हाथ है ये ज़्यादा गर्म होगा और साइड वाला कम गर्म होगा, है ना। तटीय क्षेत्रों में रहने वाले लोग एक मनोरंजक परिघटना का अनुभव करते हैं। दिन के समय स्थल जल की अपेक्षा शीघ्र गर्म होता है। स्थल के ऊपर की वायु गर्म होकर ऊपर उठती है। इसका स्थान लेने के लिए समुद्र की ओर की ठंडी वायु स्थल की ओर बहती है। चक्र को पूरा करने के लिए स्थल की ओर से गर्म वायु समुद्र की ओर बह जाती है। चित्र 4.11। समुद्र की ओर से आने वाली वायु को समुद्र समीर कहते हैं। समुद्र समीर की ठंडी वायु का लाभ उठाने के लिए तटीय क्षेत्रों के भवनों में खिड़कियां समुद्र की ओर बनाई जाती है। रात्रि में यह प्रक्रम ठीक विपरीत हो जाता है। समुद्र का जल
स्थल की अपेक्षा धीमी गति से ठंडा होता है, इसलिए स्थल की ओर से ठंडी वायु समुद्र की ओर बहती है। अर्थात जो समुद्र के आसपास रहने वाले लोग हैं उनको ये सब अनुभव होते हैं। ये आप चित्र में देख रहे हैं, है ना, कि ये इधर से ठंडी वायु समुद्र से स्थल की ओर जा रही है ना, और ये गर्म वायु इधर जा रही है। मतलब यहाँ से जो गर्म वायु है इधर जा रही है और ठंडी वायु इधर जा रही है स्थल की ओर। और रात्रि में क्या होता है कि रात्रि में ये इधर जा रही है गर्म वायु, यहाँ से ठंडी वायु इस ओर जा रही है और यहाँ से गर्म वायु इधर जा रही है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये प्रक्रम चलता है। यह थल समीर कहलाती है। चित्र 4.11 इस परिघटना को दर्शाता है। जब हम धूप में खड़े होते हैं तो हम गर्माहट अनुभव करते हैं। सूर्य से हम तक ऊष्मा कैसे पहुँचती है? यह चालन अथवा संवहन द्वारा हम तक नहीं पहुँचती है, क्योंकि इन दोनों प्रक्रमों में ऊष्मा स्थानांतरण के लिए माध्यम आवश्यक है। चूँकि पृथ्वी तथा सूर्य के बीच के अधिकांश स्थान में कोई माध्यम जैसे वायु नहीं है, अतः सूर्य से हम तक ऊष्मा एक अन्य प्रक्रम द्वारा आती है जिसे विकिरण कहते हैं। विकिरण द्वारा ऊष्मा के स्थानांतरण में किसी माध्यम जैसे वायु अथवा जल की आवश्यकता नहीं होती। माध्यम विद्यमान हो या न हो, विकिरण द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण हो सकता है। जब हम किसी तापक या हीटर के सामने बैठते हैं तो हमें इसी प्रक्रम द्वारा ऊष्मा प्राप्त होती है। ज्वाला से हटाकर रखा कोई गर्म बर्तन ठंडा होते समय अपनी कुछ ऊष्मा को विकिरण द्वारा ही परिवेश को स्थानांतरित करता है। हमारा शरीर विकिरण द्वारा ही परिवेशों को ऊष्मा देता है तथा उससे ऊष्मा ग्रहण करता है। अर्थात जैसे हम प्रेस भी जलाते हैं तो हमको गर्मी का अनुभव होता है, हीटर जलाते तो गर्मी का अनुभव होता है। तो ये कौन सा प्रक्रम कहलाता है? विकिरण का प्रक्रम। सभी गर्म पिंड विकिरणों के रूप में ऊष्मा विकिरित करते हैं। जब ये ऊष्मा विकिरण किसी अन्य वस्तु से टकराते हैं तो इनका कुछ भाग परिवर्तित हो जाता है, कुछ भाग अवशोषित हो जाता है तथा कुछ भाग पारगत हो जाता है। ऊष्मा के अवशोषित भाग के कारण वस्तु का ताप बढ़ जाता है। धूप में बाहर जाते समय आपको छाते का उपयोग करने का परामर्श क्यों दिया जाता है? धन्यवाद।